कर दो। हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। फिजिक्स के लगभग 6 लेक्चर आपके पास पहुंच चुके हैं। अब जो रिमेनिंग पोर्शन जो आपका फिजिक्स में बचा हुआ है, 1 या 2 चैप्टर, उनको कंप्लीट करेंगे। तो जो रिमेनिंग आपके चैप्टर बचे हुए उनमें एक फ्लूइड मैकेनिक्स और एक थर्मोडायनेमिक्स है। थर्मोडायनेमिक्स का एक पार्ट आपका बचा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ मैं। 2 चीज़ें हैं आपके पास, या तो अपन ऑनलाइन माध्यम से जो आपका रिमेनिंग जो पोर्शन जो बचा हुआ है फिजिक्स का वो आपको करवा दिया जाए, या फिर जब सुचारू रूप से स्कूल खुले वापस से आपके ऑफलाइन क्लासें स्टार्ट हो तब आपका ये करवाया जाए, ठीक है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन खुले हैं, आप जैसे चाहोगे वैसे आपको करवा दिया जाएगा। अभी मैं अगर आपको ऑनलाइन पढ़ाऊँगा तो आपके पास नोट्स की PDF पहुँचेगी और उन PDF को अपने आप नोट्स बनाते रहना उन PDF से, और बाकी मैं समझा आपको यहाँ पे दूंगा। एक तो ये ऑप्शन है आपके पास, और एक ये ऑप्शन है कि आप जो आपका पोर्शन जो बचा हुआ है, जैसे आपका थर्मोडायनेमिक्स बचा हुआ है थोड़ा सा पार्ट उसका, और एक आपका जो पार्ट है वो फ्लूइड मैकेनिक्स का बचा है, या आप ऐसे कर लो कि आप जब स्कूल आपके खुले और जब आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो तब अपन एक्स्ट्रा क्लास लेके साथ साथ में तो पैरेलल में 12th चलेगी, पर वीक में अपन 2 या 3 दिन ऐसा करेंगे कि एक्स्ट्रा क्लास लेके आपका जो ये एक चैप्टर जो बचा हुआ है मात्र और मात्र 5 या 6 दिन का है, तो अपन इसको तब कर लें, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप आज जब भी ये वीडियो देखो, हर एक बच्चे को अपनी राय देनी है कमेंट सेक्शन में कि आप क्या चाहते हो, आपको कैसे ये पोर्शन कंप्लीट करना है। दूसरी बात, अभी अपन 12th शुरू करेंगे, ठीक है। तो 12th के अंदर अपन क्या करेंगे, जो IIT और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है, जो न्यूमेरिकल पोर्शन जो कवर करती है IIT नीट, उनको अपन पढ़ेंगे ऑनलाइन माध्यम से। और जैसे ही आपकी क्लासें स्टार्ट होगी वापस से, ठीक है, तो अपन थ्योरी लिखते हुए पहले चैप्टर से वापस अध्ययन करेंगे। तो जो आपकी ऑनलाइन क्लासें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके इस 12th के अंदर, तो आपको बहुत ध्यान से और केयरफुली उनको सुनना है। तो आपको ये 2 चीज़ें हैं आपके पास, पहली ये कि आप अपना जो 11th का जो एक चैप्टर जो रिमेनिंग है उसको कैसे पढ़ना चाहते हो, और दूसरी ये कि 12th के अंदर या तो आपको वापस से वही चीज़ आपको PDF भेजी जाए, आप उससे नोट्स बनाओ, या आपका ऐसा हो सकता है कि जो 12th के जितने भी चैप्टर अपन ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं उनके कंसेप्ट, उनका डेरिवेटिव पार्ट और उनके न्यूमेरिकल सभी अपन ऑनलाइन क्लास में करें। और जो थ्योरी वाला जो लिखने वाला पोर्शन है, ठीक है, बाकी समझा आपको सारा यहाँ दिया जाएगा, बट लिखने वाला जो पोर्शन है वो आपको जब आप ऑफलाइन क्लास में आओगे तब आपको लिखवा दिया जाएगा। तो आप दोनों में अपनी राय बताओगे कि आपको कौन सा तरीका पसंद है, ठीक है। हर एक बच्चे को बताना ज़रूरी है क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी समझौता नहीं किया, ठीक है। अगर मैं चाहता तो मैं भी आपको ये PDF भेज सकता था, या आपको ये बोल देता कि मैं करवा रहा हूँ समझ लेना आप, ऐसा नहीं है। आप जैसे कहोगे, अगर आप ऐसा चाहते हो कि सर ऑनलाइन में ही करवा दिया जाए सारा काम, तो आपको ऑनलाइन में करवा दिया जाएगा और PDF आपको भेज दी जाएगी। अगर आप ये चाहते हो कि नहीं सर ऑनलाइन में नहीं करवाना, ठीक है, हम ऑफलाइन में जब हम रेगुलर स्कूल में आएंगे तब अपन एक्स्ट्रा क्लास लेके इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। एक ही चैप्टर बचा है, मात्र 5 और 6 दिन का काम है जिसको अपन फटाफट निपटा लेंगे। और बाकी जो 12th का पार्ट है उसको मैं इस तरीके से शुरू करना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि जो न्यूमेरिकल पार्ट है, जो डेरिवेटिव पार्ट है, वो अपन ऑनलाइन क्लास के माध्यम से समझे, और जो थ्योरी वाला पार्ट है, ठीक है, जब आप क्लास में आओ तब आपको प्रॉपर तरीके से वो लिखवाई जाए, ठीक है। ये आपके लिए सही रहेगा, या आप अपनी राय बता सकते हो कि सर हमें किस प्रकार से पढ़ना है। ये दोनों फैसले आपके हाथ में है, ठीक है। अभी इसका जो आपका द्रव यांत्रिकी जो आपका पार्ट है उसके आपके पास PDF आ जाएगी, तो आप उनसे नोट्स बना लेना, ठीक है। और मेरे को ये कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर बताना है कि आपको कौन सा तरीका पसंद है, कि आप कौन से तरीके से पढ़ना पसंद करोगे। अपन 12th स्टार्ट करेंगे
ट्वेल्थ में अपना पहला चैप्टर से शुरू करेंगे। बिल्कुल हर एक डेरिवेशन आपको बोर्ड पे करवाया जाएगा, हर एक चीज़ आपको उसके बारे में बताई जाएगी। बट जो लिखवाने वाला पार्ट है वो आपको जब आप ऑफलाइन क्लास में हमारे सामने बैठे होगे तभी हो पाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो लिखते नहीं है उस चीज़ को और वो छोड़ देते हैं, या कभी कभी हमें पता भी नहीं चलेगा कि आपने लिखा या नहीं लिखा और हम जल्दी जल्दी बोल गए तो आपका वो पोर्शन अधूरा रह जाता है, जिससे आपको प्रॉब्लम्स आती है फिर। ठीक है। और पीडीएफ, अगर आप पीडीएफ का कहोगे तो पीडीएफ भेज देंगे, पर उससे वो आपकी एफिशिएंसी नहीं आ पाएगी जो आनी चाहिए। इसलिए आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि आप अपना मत ज़रूर कमेंट सेक्शन में रखेंगे। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे सरस्वती विद्या विहार स्कूल के, वो सारे ये बताएंगे कि हमें किस प्रकार से पढ़ना है। और यह आप बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो कि जो न्यूमेरिकल पार्ट आपको पढ़ाया जाएगा बोर्ड के ऊपर, वो आपके आने वाली 12th क्लास में मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। उसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, उसके अंदर अपन पढ़ेंगे डेरिवेशन। ठीक है, पहली बात है अपन क्या पढ़ेंगे उसके अंदर, डेरिवेशन। ठीक है, उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जब आपको अगर ऑफलाइन क्लास में कभी कभी कोई चीज़ समझ भी नहीं आती है तो आप वहाँ जाके उसको वापस से देख सकते हो। दूसरी चीज़ अपन उसके अंदर पढ़ेंगे सारे जितने भी चैप्टर अगर अपन पढ़ सकते हैं उन सभी के पढ़ेंगे न्यूमेरिकल। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जब आप न्यूमेरिकल करने के लिए जाओगे तो आपको वापस से वहाँ से देख के आप अपना न्यूमेरिकल कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें आपके फ़ायदे में होगी बिल्कुल। थ्योरी की जो रही बात थ्योरी की, तो आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी और जब आप ऑफलाइन क्लास में आओगे तो आपको सामने बिठा के थ्योरी लिखवाई जाएगी। ठीक है, हर एक डिसीजन आपके भविष्य को मद्देनज़र रखते हुए लिया जाएगा। ठीक है, सभी जितने भी सब्जेक्ट आपके सभी के भी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अपन 12th शुरू करेंगे। जैसे बायोलॉजी है, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। आपको अपनी राय रखनी है कि आपको जो दोनों बातें मैंने बताई तो आपको कौन सा तरीका ज़्यादा सूट करेगा, जिससे आप अपने इस टॉपिक के अंदर आप मैक्सिमम एफिशिएंसी दे सको। ठीक है, क्योंकि आईआईटी के अंदर और नीट के अंदर ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसमें आपको परफॉर्म नहीं करना। ठीक है, आपको बेटर परफॉर्म करना है और हर एक टॉपिक और हर एक चैप्टर आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अगर आप कहीं भी ढीलापन खेल जाओगे या रख लोगे तो फिर आपके बहुत नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किसकी, फ्लूइड मैकेनिक्स की, ठोस फ्लूइड मैकेनिक्स, द्रव यांत्रिकी। ठीक है, इसके अंदर अपन क्या पढ़ते हैं, एक हमारे पास एक होता है ठोस, एक होता है तरल और एक होता है गैस। इन्हीं सभी के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो आज छोटा सा पोर्शन है, मात्र और मात्र 4 और 5 दिन का है। ठीक है, ये इसलिए आपसे पूछा जा रहा है क्योंकि आप बाद में इसको इशू बनाते हो। ठीक है, तो अपन 4 या 5 दिन में इसको कवर कर लेंगे जब आपकी ऑफलाइन क्लासें चलेगी। ठीक है, तो आपको ये आज आपके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अब अपन बात करते हैं ठोस। आपके पास ठोस, एक होता है आपके पास तरल और एक होती है आपके पास गैस। अगर अपन ठोस की बात करेंगे तो ठोस के अंदर जो बंद होते हैं वो स्प्रिंग जैसे होते हैं। ठीक है, जैसे ही इसके ऊपर कोई भी बाह्य बल लगाए, जैसे अपन ने पढ़ा था इसके बारे में पूरा, ठोस के जो बंद होते हैं वो कैसे होते हैं, स्प्रिंग जैसे होते हैं। जैसे इसके ऊपर कोई भी बाह्य बल लगाया जाता है तो ये कंप्रेस होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ठोस के जो बल होते हैं वो कैसे होते हैं, स्प्रिंग जैसे होते हैं। जैसे इसके ऊपर कोई बाह्य बल लगाया जाता है, ठीक है, तो ये संकुचित होना शुरू कर देता है और उस संकुचन के विरुद्ध एक प्रतिरोध बल उत्पन्न करता है। ठीक है, तरल पदार्थ पर लंबवत दिशा में बल का विरोध किया जाता है। जैसे आपका कोई भी पानी बह रहा है, ठीक है, जैसे ये आपका एक सॉलिड है, सॉलिड पे जब भी आप कोई बल लगाते हो उसको पिचकाने की कोशिश करते हो तो इसके अपोजिशन में एक हमेशा एक बल लगता है। ठीक है, जिसे अपन क्या कहते हैं, इसका प्रत्यानयन बल कह देंगे। तरल में जब भी अपन इसके ऊपर कोई स्पर्श रेखा में बल लगाएंगे तो स्पर्श रेखा में कभी भी किसी भी प्रकार का बल नहीं लगता, केवल और केवल तरल के अंदर को हमेशा लंबवत दिशा में बल का विरोध करता है। ठीक है, अगर आप तरल पर स्पर्श रेखा दिशा में बल लगाओगे, जैसे ये आपका कोई भी द्रव है जो बह रहा है, अगर इस द्रव पे आप स्पर्श रेखीय दिशा में किसी भी प्रकार का कोई भी बल लगाते हो
तो ये जो तरल पदार्थ होता है इस बल को सहन नहीं कर पाता और उसी दिशा में बहना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जो आपका तरल होता है वो केवल और केवल लंबवत बल का विरोध करता है। कौन से बलों का विरोध करता है? लंबवत बल का। ठोस के ऊपर जब भी आप कोई भी बल लगाते हो तो ठोस हर एक प्रकार के बल का विरोध करता है। ठीक है, जब तरल पर आप बल लगाते हो तो तरल केवल और केवल लंबवत बल का विरोध करता है। जैसे यह आपका पानी बह रहा है, ठीक है, अगर इस प्रकार से आपका कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो हमेशा जो आपका फ्लूइड है वो लंबवत बल का विरोध करता है। ठीक है, और अगर आप स्पर्श रेखीय दिशा में इसके ऊपर बल लगाते हो तो ये बहना शुरू हो जाता है। ठीक है, और जो इसी प्रकार आपके पास क्या होती है? गैस होती है। गैस के अंदर अंतराण्विक बल होते हैं, वो इतने ज़्यादा कमज़ोर होते हैं कि इसमें किसी भी दिशा में अगर आप बल लगाते हो तो ये उसका विरोध नहीं करती। ठीक है, गैस के अंदर अंतराण्विक बल इतने ज़्यादा कमज़ोर होते हैं कि इसमें आप किसी भी दिशा में अगर किसी भी प्रकार का कोई भी बल आरोपित करते हो तो यह उसका विरोध नहीं करती, और जिस दिशा में आपने बल लगाया है उसी दिशा में बहना क्या हो जाती है? प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, अब अपन ने क्या बात करी? 3 प्रकार के हमारे पास स्टेट थी, एक ठोस था, एक तरल है और एक गैस है। ठोस पे अपन ने क्या कहा? आप इसके ऊपर किसी भी दिशा में अगर बल लगाओगे तो ठोस हमेशा उस बल का विरोध करता है, लेकिन तरल पर जब आप बल लगाओगे तो ये केवल और केवल लंबवत दिशा में बल का विरोध करता है। अगर स्पर्श रेखीय दिशा में इसके ऊपर आप बल लगाओगे तो ये बहना शुरू हो जाता है उसी दिशा में। ठीक है, और जो आपकी गैस होती है वो इसके अंदर जो आपके अंतराण्विक बल होते हैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। इसके ऊपर आप किसी भी दिशा में बल लगाओ, ठीक है, ये किसी का भी विरोध नहीं करती, और आपने जिस दिशा में बल लगाया है उसी दिशा में क्या हो जाती है? बहना प्रारंभ हो जाती है। तो आपने क्या देखा कि तरल और गैस के अंदर बहने का गुण होता है। किसका गुण होता है? बहने का। तरल और जो गैस होती है वो दोनों क्या कर सकते हैं? प्रवाह कर सकते हैं, इसलिए उन्हें अपन क्या कह देते हैं? द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव। कोई भी प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है, अगर अपन बात करें द्रव यांत्रिकी की मूलभूत राशियों की, द्रव यांत्रिकी की मूलभूत राशियों की, अगर द्रव यांत्रिकी की मूलभूत राशियों की अपन बात करते हैं तो सबसे पहले अगर किसी भी टॉपिक का जो नाम आता है वो होता है आपका दाब। क्या आता है? दाब। ठीक है, तो आपके पास कोई भी जैसे लिक्विड फ्लो हो रहा है और यहाँ पे आपने इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया F, तो इसके 2 कंपोनेंट आ जाएंगे। एक तो आ जाएगा F समांतर और एक आता है F लंबवत। ठीक है, कोई भी आपके पास लिक्विड फ्लो हो रहा है उसके ऊपर आपने बल लगाया तो उस बल के 2 कंपोनेंट आते हैं, एक तो समांतर और एक लंबवत। अब जो तरल होता है वो केवल और केवल कौन से बल का विरोध करता है? लंबवत बल का। समांतर वाले बल का तो विरोध करता ही नहीं है, क्योंकि आपने जिस दिशा में बल लगाया है वह उसी दिशा में बहना क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। तो जब अगर दाब का फॉर्मूला अपन से पूछे कि दाब को किससे प्रदर्शित करते हैं? P से, तो दाब हमेशा F लंबवत अपॉन क्षेत्रफल। दाब क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। पर बल कौन सा होता है? जो सतह के लंबवत होता है। किसकी बात कर रहे हैं अपन? तरल की। तरल में जो अपन दाब को परिभाषित करेंगे उस दाब के अंदर जो बल आता है वो हमेशा वो बल अपने को लेना है जो सतह के क्या होता है? समान लंबवत। समांतर वाला क्यों नहीं लिया सर? समांतर वाले पर इसलिए बात नहीं करते क्योंकि समांतर अगर आप लोगे तो किसी भी द्रव पे जब आप उसकी स्पर्श रेखीय दिशा में बल लगाते हो तो द्रव उसी दिशा में बहना क्या कर देता है? प्रारंभ कर देता है। इसलिए अपन समांतर वाले कंसेप्ट को नहीं इंक्लूड करेंगे, अपन केवल और केवल कौन सा बल लेंगे? लंबवत वाला। तो अपन ने इसमें 2-3 चीज़ें देखी। एक होता है आपके पास ठोस। ठोस पर आप अगर किसी भी दिशा में बल आरोपित करते हो तो ठोस उसी दिशा में बहना क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। लेकिन अगर अपन द्रव या तरल पे बल आरोपित करते हैं तो तरल केवल और केवल कौन से बलों का विरोध करता है? लंबवत बल का विरोध करता है। ठीक है, अगर आप स्पर्श रेखीय दिशा में उसके ऊपर बल लगाते हो तो उसी दिशा में बहना प्रारंभ हो जाता है। सर कैसे सर? जैसे एक नदी है, नदी के अंदर पानी फ्लो हो रहा है ऐसे, ठीक है। अब आपने क्या किया? नदी के अंदर ऐसे हाथ दिया, ठीक है। जैसे ही आप नदी के अंदर ऐसे हाथ दोगे
तो आपके जो हाथ है उस पर आपको दाब का अनुभव होता है, ठीक है। लेकिन उसी नदी के ऊपर आप अपने हाथ को ऐसे रख दीजिए तो आपको अपने हाथ पर किसी भी प्रकार का कोई भी दाब अनुभव नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि जो आपका तरल है वो केवल और केवल कौन से बलों का विरोध कर रहा है, लंबवत। अगर आप उसके ऊपर ऐसे हाथ रख रहे हो तो आपके हाथ पर किसी भी प्रकार का कोई भी बल का अनुभव नहीं हो रहा, ठीक है। अब इसका मतलब इसके अंदर केवल और केवल जो तरल है उसके अंदर कौन सा बल आपको इंक्लूड करना है, लंबवत बल। और तीसरा केस गैस, गैस के अंदर आप कैसे भी करो, चाहे आप जैसे धुंध है, एक मानो आप एग्जाम्पल से समझो धुंध है, धुंध के अंदर आप घूम रहे हो तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी बल अनुभव नहीं होता, ठीक है। आप जैसे जैसे आगे जाते हो या पीछे आते हो तो धुआं उसी डायरेक्शन में आप जाता है। इसका मतलब जो आपकी क्या है गैस, उसके अंदर जो आपके अंतराण्विक बल होते हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, इसलिए गैस किसी भी प्रकार के बल को विरोध नहीं कर पाती है। और जिस दिशा में उसके ऊपर बल लगाया जाता है वो उसी दिशा में क्या होना शुरू हो जाती है, बहना प्रारंभ हो जाती है। इसलिए गैस किसी भी प्रकार के बल का विरोध नहीं करती, ठीक है। अब अपन ने बात करी इसके अंदर किसकी, दाब की। तो किसी भी क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित लंबवत बल को ही क्या कहेंगे, दाब। क्या कहेंगे, दाब। क्योंकि जो अपन तरल की स्टडी कर रहे हैं उनके अंदर केवल और केवल कौन से फोर्स डिफाइंड है, परपेंडिकुलर का ही विरोध करता है, वो समांतर का विरोध नहीं करता, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि दाब केवल लंबवत बल के लिए परिभाषित किया जा सकता है, अर्थात इसलिए दाब की दिशा हमेशा सतह के क्या होती है, लंबवत होती है। क्या होती है, लंबवत होती है, ठीक है। दूसरी बात, दाब एक अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है, ठीक है, दाब एक अदिश राशि होती है क्योंकि दाब की दिशा की कोई भी भौतिक सार्थकता नहीं होती। दाब एक अदिश राशि होती है क्योंकि दाब की दिशा की कोई भी भौतिक सार्थकता नहीं होती। दाब के संगत, द्रव के संगत दाब हमेशा संपीड़ीय प्रवृत्ति का होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। दाब एक कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है क्योंकि दाब की कोई दिशा की कोई भौतिक सार्थकता नहीं होती, बस हमेशा ये सतह के लंबवत बल जब आप आरोपित करते हो तो दाब का अनुभव होता है, ठीक है। अगर अपन बात करें घनत्व की तो अपन बोलते हैं घनत्व के अंदर, अगर अपन दूसरा टॉपिक देखें, घनत्व, तो अपन घनत्व को क्या लिखते हैं, रो इक्वल्स टू m/v। तो अपन इसमें क्या लिखते हैं कि एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा को क्या कहेंगे, घनत्व। अगर आप आयतन को 1 पुट कर दोगे तो आपका घनत्व कितना आ जाएगा, m के बराबर आ जाएगा। तो यही तो डेफिनेशन बनाई है अपन ने कि एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा ही क्या कहलाती है, आपकी घनत्व। ये आप रो इक्वल्स टू m/v अपन ने बहुत बार स्टडी कर रखा है, ठीक है। इसके बाद अगर द्रव की नेक्स्ट हेडिंग आती है, द्रव की सतह से गहराई पर दाब। अगर द्रव की सतह पे से अपन गहराई पे जाना शुरू कर देते हैं तो दाब पर क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो अपन अब शुरू करेंगे नया टॉपिक, द्रव की सतह से गहराई पर दाब। द्रव की द्रव की सतह से गहराई पर दाब। जैसे जैसे अपन द्रव की सतह से गहराई पे जाते जाते हैं वैसे वैसे दाब के अंदर क्या फर्क पड़ता है उसकी स्टडी अपने को करनी है। तो ध्यान से देखेंगे कि दाब से, द्रव की सतह से जैसे जैसे अपन गहराई पे जाएंगे तो दाब के मान में क्या फर्क पड़ेगा।
ठीक है। तो अपन देखेंगे इसके अंदर आपके पास ठीक है एक सिलेंडर है आपके पास, ठीक है। इसकी जो गहराई है वो कितनी है, DH है, ठीक है। यहाँ पे जो इसके ऊपर जो आपने दाब लिया है वो कितना है, P, और यहाँ पे जो आपने दाब लिया है वो यहाँ पे कितना है आपका DP। तो जैसे जैसे आप H गहराई पे आए हो तो दाब के मान में कितना परिवर्तन हुआ है उसके बारे में अपने को अध्ययन करना है, ठीक है। तो अपन क्या देखते हैं कि जैसे जैसे एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको। जैसे आपके पास यहाँ पे जो आपकी द्रव है इस सतह के ऊपर आपका दाब है P0, कितना है P0, और आपको H गहराई पे दाब बताना है, कितना दाब बताना है, H गहराई पे जब आपको दाब बताना है, ठीक है। और इस ये जो आप दाब बता रहे हो इस द्रव का घनत्व कितना है, रो, कितना घनत्व है, रो। तो अगर आपको इस पॉइंट पे दाब पता है और आपको H गहराई पे आपको दाब बताना है और द्रव का घनत्व कितना है, रो, तो अपन क्या करेंगे, अपन ऐसा बोलते हैं कि जो इस ये आपका A बिंदु, मान लो ये A बिंदु है और ये B बिंदु है, तो P जो B बिंदु पे दाब है वो A बिंदु का दाब प्लस रो जी H। A बिंदु पे जो आपका दाब है वो कितना है P0, तो यहाँ से जो P बिंदु का जो दाब है वो कितना आ जाएगा P0 प्लस रो जी H, ठीक है। तो जैसे जैसे आप गहराई पे जाते जाओगे दाब में कितनी कमी वृद्धि हो जाएगी, रो जी H, ठीक है। किसी भी नदी ले लो, समुंदर ले लो आपके पास, उसकी सतह पे अगर आपका दाब P0 है और आप गहराई में जाते जा रहे हो तो जैसे जैसे आप गहराई में जाते जाओगे वैसे वैसे दाब में कंटिन्यूसली क्या होती जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और जैसे जैसे दाब में वृद्धि होती जाएगी तो आपका गहराई पे दाब कितना आएगा, कितना आएगा P0 प्लस रो जी H। अगर यहाँ से अगर अपने को निकालना है तो ये सिस्टम किस में आपका, मान लो इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो कितना है आपका A है, कितना है A। अगर आपका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है, ठीक है, तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है तो और ये साम्य अवस्था में है तो अपन क्या कर देंगे, दोनों तरफ से बल को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। तो ऊपर वाला बल और नीचे वाला बल दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और जैसे ही बराबर हो जाएंगे तो आपके पास ये रिलेशन निकल के आ जाता है कि PB इक्वल्स टू P0 प्लस रो जी H। तो आपको सीधी सी बात ये ध्यान रखनी है कि जैसे जैसे आप द्रव की गहराई में जाते जाओगे वैसे वैसे आपके दाब में लगातार क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे एक पॉइंट है x1, यहाँ पे एक पॉइंट है x2 और यहाँ पे एक पॉइंट है x3, ठीक है, और इन दोनों के बीच की दूरी है h, ठीक है। ये नीचे कितनी गहराई पे है, h गहराई पे। तो सबसे ज़्यादा दाब किसके ऊपर होगा, ठीक है, और सबसे कम दाब किसके ऊपर होगा। तो ध्यान से देखिए ये दोनों पॉइंट सेम गहराई पे है, इसका मतलब x2 और x3 का जो दाब है वो क्या होएगा, बराबर होएगा, और ये किससे ज़्यादा होएगा, x1 से। तो जैसे जैसे आप गहराई पे जाते जाते हो वैसे वैसे दाब में लगातार क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक है। अगर अपन एक और तरीके से भी इसको निकालना चाहें कि सर ये फॉर्मूला और कैसे आए, तो ध्यान से देखेंगे इसको। अगर आपको पूरा डेरिवेशन चाहिए होता है, बस यही प्रॉब्लम है आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास के अंदर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं चलता कि आपको समझ आया कि नहीं आया। अब ध्यान से देखना, जैसे ये अगर साम्य अवस्था में है, साम्य अवस्था की अगर मैं कंडीशन ले लूँ तो साम्य अवस्था में मैं क्या बोलूँगा कि यहाँ पे जो आपका बल है दाब,
दाब के कारण जो बल है वो कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा कि नहीं लगेगा बेटा, और यहाँ पे कहाँ लगेगा, ऊपर। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो कुल बल जो नीचे लग रहा है और कुल बल जो ऊपर लग रहा है, अगर ये साम्यावस्था में है तो वो दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। अब अगर अपन नीचे लगने वाले बल को देखें तो एक तो यहाँ पे बल है कितना, बल बराबर क्या होता है, दाब इंटू क्षेत्रफल, और एक हमेशा नीचे कौन सा बल लगता है, mg। कौन सा बल लगता है, mg। अब हमें m के बारे में कुछ नहीं दे रखा, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, m निकालना पड़ेगा। मान लो जो आपने पार्टिकल लिया है उसका घनत्व आपने कितना ले लिया, रो ले लिया, ठीक है। तो अगर आपने इसको रो ले लिया तो अपन क्या देखेंगे, अगर इसका घनत्व रो है, क्षेत्रफल a है, ऊंचाई कितनी है dh, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, a इंटू dh। ये क्या हो गया, आयतन। आयतन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, घनत्व से, तो ये क्या बन गया, द्रव्यमान। और अगर इसको g से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास क्या आ गया, mg। कोई प्रॉब्लम ये आता कि ये जो आपने कंटेनर इसके अंदर डाल रखा है उसका जो आपका डेंसिटी रो है, ठीक है, ये a इंटू डी एच को जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, आपका आयतन, और ये आपका g। और ऊपर की ओर कितना बल लग रहा है टोटल, देखो p प्लस डी पी इंटू में a, इन दोनों को बराबर कर देंगे तो ये क्या आ गया, पी ए प्लस रो ए डी एच इंटू जी इक्वल्स टू पी ए प्लस डी पी इंटू ए। पी ए से पी ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो आपका क्या बच गया यहाँ से, डी पी इक्वल्स टू रो जी इंटू डी एच, ठीक है। अगर आपका दाब पहले क्या है, प्रेशर मान लो पी नोट है, बाद का पी है, जब आपकी गहरा एच जीरो है और यहाँ पे क्या हो गया एच, तो यहाँ से क्या लिख देंगे, पी माइनस पी नोट इक्वल टू रो जी एच। तो यहाँ से पी का मान कितना आ जाएगा, पी इक्वल्स टू पी नोट प्लस रो जी एच, ठीक है। तो जैसे जैसे आप द्रव की गहराई में जाते जाओगे वैसे वैसे दाब में कंटिन्यूसली क्या होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी, ठीक है। अगर आपको ग्राफ बनाने के लिए बोल दिया जाए तो अपन वो पूछे अगर आपसे कि जब आपकी अगर दाब और गहराई के साथ आप ग्राफ बनाओगे, जैसे ये आपका P हो गया और ये आपका क्या हो गया H, अगर P और H के बीच में अगर आपको ग्राफ बनाना है तो जब H की वैल्यू जीरो है, इसके अंदर H की वैल्यू जीरो रखोगे तो P का मान कितना आ रहा है, P नोट। इसका मतलब जब H जीरो है तब दाब आपका कितना था, P नोट। फिर जैसे जैसे आपका H बढ़ रहा है तो दाब भी लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो यह आपका क्या आ जाएगा, ग्राफ आ जाएगा। तो द्रव की सतह से गहराई पर जाने पर दाब किस तरीके से बढ़ता है, रेखीय रूप से बढ़ता है। किस तरीके से बढ़ता है, रेखीय रूप से बढ़ता है, ठीक है बेटा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका।
तो ये आपका क्या आ गया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। आगे अगर अपने वही पहले वाला क्वेश्चन मैं आपसे अगर पूछूं कि आपके पास ऐसे आपको 3 पॉइंट दे दिए जाए x1, x2 और x3, जैसे x1 आपको यहाँ दे दिया, x2 यहाँ दे दिया, x3 यहाँ दे दिया और x4 आपको यहाँ दे दिया, तो आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा जो आपका दाब है वो कौन से पॉइंट पे है, तो कौन से पॉइंट पे है, x4 पे। तो सबसे ज़्यादा दाब किसका है, x4 का, उसके बाद किसका है, x2 और x3 का एक दूसरे के क्या इक्वल है, और फिर किसका है लास्ट में, सबसे लास्ट में x1 का। तो जैसे जैसे आप द्रव की गहराई में जाते जाते हो आपके दाब में लगातार क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। आपको ये बताना है कि आपको ऑफलाइन क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करना है या डेली अपन इसकी ऑनलाइन क्लास बनाते रहें, ताकि आपको समझ आ रहा है तो अपन यहीं पढ़ा देंगे, और नहीं तो अपन ऑफलाइन क्लास में इसको पढ़ा देंगे और फिर 12th स्टार्ट करेंगे। तो आप अपने व्यू ज़रूर बताओगे बेटा, ताकि आपका फ़ायदा हो सके इसके अंदर, ठीक है। ओके, थैंक यू।